पूरे ससुराल से लड़ने वाली जेठानी। सुबह का समय है। सुमन रसोई में पसीने से तरबतर काम कर रही है। नागिन बाथरूम के पास खड़ी होकर चिल्ला रही है, भाभी, अरे ओ भाभी, बहरी हो गई हो क्या? कितनी बार कहा था कि समर चलाकर मेरी बाल्टी भर देना, मेरी बाल्टी भरी कि नहीं? हाँ हाँ दीदी, आ रही हूँ, मैंने बाल्टी भर दी है, बस अभी समर बंद किया है, आप जाकर देखिए तो सही। अच्छा, तो जरा खुद देखना, पानी ठंडा है कि गर्म? जैसे ही सुमन पास आती है, नागिन झटके से सुमन का हाथ पकड़कर पानी की बाल्टी में डाल देती है। माँ जी बचाओ, मेरा हाथ जल गया, दीदी छोड़िए। आया ना मजा, मैंने पहले ही गीजर से खौलता पानी भर लिया था, अब देखो मैं क्या करती हूँ। सुमन की आवाज सुनकर पूरा परिवार कमरे में आता है। नागिन तुरंत सुमन का हाथ छोड़कर खुद जोर जोर से रोने लगती है। भैया देखो, माँ देखो, ये चुड़ैल मुझे जिंदा जलाना चाहती है, देखो कितना गर्म पानी भरा है इसने, और मेरा हाथ अंदर डाल रही थी। तेरी इतनी हिम्मत, कल मुंही करम जली कुल्टा, मेरी फूल जैसी बेटी को जलाएगी? ले! क्रांति देवी दे दनादन सुमन को चांटे मारने लगती हैं। वो अपने लाल हाथ को पकड़कर रो रही है। माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने ठंडा पानी भरा था, पता नहीं गर्म कैसे हो गया। देख रहा है भोला, ये कुलक्षणी ना ये घर को वारिस दे पाई, ना दहेज में बाइक ला पाई, और अब मेरी बेटी की जान के पीछे पड़ी है। अरे पता नहीं माँ, कौन सी आफत मेरे पल्ले बांध दी है। निहायती गवार और बेवकूफ औरत है, ना कहीं ले जाने लायक, ना कहीं कोई काम कराने लायक। जी मेरी एक बात तो सुनिए। भोला भंडारी सुमन को जोर से धक्का देता है और घर से बाहर चला जाता है। सुमन फर्श पर गिर जाती है। अब क्या यहीं फर्श पर चिपकी रहेगी? मेरा मुंह क्या ताक रही है? दफा हो यहाँ से और रसोई में जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना। मैं नहा कर आ रही हूँ, अगर नाश्ते में जरा भी गड़बड़ हुई ना तो तेरी खैर नहीं है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। सुमन रोती हुई रसोई की तरफ भागती है। दरवाजे के बाहर अंकित और शिवांग सिर झुकाए खड़े हुए हैं। देख रहा है शिवांग, घर के हालात क्या हो गए हैं। माँ, भैया और दीदी सबके सब मिलकर एक अकेली जान पर टूट पड़े हैं। भाई, भाभी के साथ ये लोग नीचता की सारी हदें पार कर चुके हैं। दीदी ने जानबूझकर हाथ जलाया और इल्जाम भी भाभी पर लगा दिया। काश हम भाभी के लिए कुछ कर सकते। हमें कुछ तो सोचना होगा भाई, अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो भाभी और उनकी बच्चियों का जीना हराम हो जाएगा। अंकित और शिवांग दोनों अपनी भाभी की हालत देखकर बेबस थे। वहीं सुमन नाश्ता लेकर कांपते हाथों से ट्रे लेकर हॉल में आती है। माँ जी, चाय ले लीजिए। रहने दे, चाय पिलाकर एहसान कर रही है क्या? इतनी गर्मी पड़ रही है, हलक सूख रहा है हमारा और तू चाय लेकर आई है। तेरे बाप के घर से एक फ्रिज तो आया नहीं कि हम ठंडा पानी पी सके। माँ जी, फ्रिज तो खराब पड़ा है, मैके से तो। क्रांति देवी चाय का घूंट भरती हैं और तुरंत कप सुमन की साड़ी पर फेंक देती हैं। थू, इतनी खौलती हुई चाय, मारना चाहती है क्या मुझे? कोड़ में खाज वाली हरकत कर दी तूने। पहले ही गर्मी से मर रहे हैं, ऊपर से ये गरम जहर पिला रही है। माँ जी, ये क्या किया आपने? हाथ जल गया तो रो रही है, यहाँ हमारे कलेजे जल रहे हैं, उसका क्या? फ्रिज में बर्फ जम नहीं रही, पानी मटके का भी गर्म है। अरे माँ, आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? भाभी का क्या कसूर? अगर फ्रिज खराब है, हमारे घर में किस चीज की कमी है? चलिए, मैं और भैया जाकर आज ही नया फ्रिज ले आते हैं। और रईस की औलाद, तू लेकर आएगा फ्रिज? बाप के पैसों पर ऐश कर रहा है और बातें बड़ी बड़ी। पहले खुद 4 पैसे कमाना सीख, फिर अपनी इस लाडली भाभी के नखरे उठाना। जब तक ये अपने मायके से फ्रिज नहीं लाएगी तब तक इस घर में नया फ्रिज नहीं आएगा। भैया, क्यों माँ को कुछ समझा रहे हो? आपको पता तो है माँ हमेशा शेरनी बनकर खाने को दौड़ती हैं। क्या बोला तू? मैं शेरनी हूँ? अपनी माँ को ऐसे बोलेगा इस कलमुही के चक्कर में? चलिए भैया यहाँ से। शिवांग अंकित को लेकर वहां से चला जाता है। खड़ी खड़ी क्या अपना थोबड़ा देख रही है? जा जाकर बाकी घर का काम पूरा कर। पूरा घर कबाड़ बना दिया है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। माँ, आप जाओ, मैं पोछा लगा देती हूँ। चल रिद्धि, बाल्टी लेकर आ। सिद्धि झुककर फर्श साफ करने लगती है। तभी क्रांति देवी आती है और सिद्धि की कमर पर जोर से लात मार देती है। ऐसे पोछेगी? अभी यहाँ मक्खियाँ भिन भिनाने लगेंगी। जा विनाइल डाल। जी दादी, मैं लेकर आती हूँ विनाइल, आप दीदी को मत मारो। अरे देखो तो सही, इस कुलक्षणी ने लड़कियों को कैसी पट्टी पढ़ाई है। एक को कुछ कहो तो तीनों की तीनों सर पर चढ़ जाती हैं, जैसे मुझे कच्चा ही खा जाएंगी। अरे भाग्यवान, सुबह सुबह थोड़ा चुप भी हो जाया करो, कितनी भौंकती हो।
ए जी, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारे पास सुड़क सुड़क चाय पीने और अखबार पढ़ने के अलावा कोई काम तो है नहीं। मल्होत्रा जी से बात हुई कि नहीं? अरे वो थोड़ा धीरे बोलो, कहीं वो सुन ना ले। सुन लेगी तो क्या मेरा सिर काट लेगी? सुन लेने दो। अपने मायके से ना ढंग का दहेज लाई, ना कोई लड़का पैदा कर पाई। अब मैं अपने लड़के की दूसरी शादी करूंगी। सुमन दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? दूसरी शादी? तू बड़ों के बीच में कान लगा रही है। चल निकल यहाँ से। अरे मेरी बात हो गई है। मल्होत्रा जी की लड़की 1 हफ्ते में अमेरिका से आ जाएगी, फिर हम भोला की मुलाकात करवाएंगे। हाँ, और 20 लाख रुपए दहेज मिलेगा। फिर देखना हमारी ठाट बाट। इस कलमुही से तो अब पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। सुमन बेबस होकर अपनी बच्चियों को गले लगा लेती है। अगले दिन की सुबह सुमन रसोई में पसीने से तरबतर होकर कचौड़ियां तल रही है। दूसरी तरफ कमरे में भोला तैयार हो रहा है और अपनी शर्ट ढूंढ रहा है। अरे ओ सुमन, मेरी सफेद शर्ट प्रेस हुई है कि नहीं हुई है? कल से बोल रखा है, ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी बस अभी आई, बस लेकर आई आपकी शर्ट। सुमन भागती हुई कमरे में आती है और अलमारी से प्रेस की हुई शर्ट निकालकर भोला को देती है। भोला जैसे ही शर्ट खोलता है, शर्ट के बीचों बीच एक बड़ा सा जलने का छेद दिखाई देता है। ये क्या है? ये किसने किया? ये शर्ट किसने जलाई? सुमन, ये तूने प्रेस की थी ना? जी, मैंने तो बहुत ध्यान से प्रेस की थी। ये छेद यहाँ कैसे आया? कल तो ये ठीक थी। और किसने जलाई होगी भैया? भाभी के अलावा आपके कपड़ों को हाथ ही कौन लगाता है? हाँ भाभी, भैया कितनी महंगी शर्ट जला दी। ये तो वही है ना जो माँ ने जन्मदिन पर दी थी। नहीं दीदी, मैंने नहीं जलाई, मुझे तो पता भी नहीं। भैया, ये ना माँ की दी हुई हर चीज से नफरत करती है। ये जानबूझकर माँ की दी निशानी जला रही है ताकि आपको माँ से दूर कर सके। कैसी औरत हो भाभी तुम? तेरी इतनी हिम्मत, चुड़ैल कलमुही कहीं की। वैसे भी तू कहीं के ले जाने लायक नहीं है। किसी के सामने खड़ा करूं तो मुझे शर्म आती है। न पढ़ना आता है, न लिखना आता है। अब तुझसे घर के काम भी नहीं होते। अरे भैया, शांत हो जाओ। क्यों अपना खून जला रहे हो उसके पीछे? लो गरम गरम कचौड़ी खाओ, मैंने अपने हाथों से बनाई है आपके लिए। भोला गुस्से में सुमन को धक्का देता है और कचौड़ी खाने लगता है। वाह, कचौड़ी तो बहुत लाजवाब बनी है। नागिन, ये तूने बनाई? और कौन बनाएगा भैया? आपकी बहन के अलावा इस घर में हाथ हिलाता ही कौन है? ये तो बस अपनी इन तीनों पनौतियों को लेकर बैठी रहती है। दुष्ट, तू क्या यहाँ बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है और मेरी बहन से काम करवा रही है? सुमन अपनी बच्चियों की तरफ देखकर चुप हो जाती है। अब 1 हफ्ता बीत चुका है। भोला अच्छे कपड़े पहनकर घर लौट रहा है। आ गया मेरा लाडला। बता बेटा, कैसी लगी मल्होत्रा जी की बिटिया? अरे माँ, क्या बताऊं, वो तो एकदम अप्सरा है। कितनी स्टाइलिश है। चलने का तरीका, बैठने का सलीका, बात करने का तरीका, सब एकदम टॉप क्लास। अरे उसके बाप के बारे में क्या बात पक्की समझे? क्यों नहीं होगी? पूरे 20 लाख रुपए नकद दहेज देंगे वो। भोला बेटा, अगर तेरी उससे शादी हो गई ना तो हम लखपति बन जाएंगे। सच में माँ? 20 लाख? लेकिन माँ, इस सुमन का क्या करेंगे? इसे रास्ते से कैसे हटाएंगे? तो उसकी चिंता मत कर, मैंने सब सोच लिया है। बस 1-2 दिन रुक, उसे ऐसी लात मार कर निकालूंगी कि अपनी 3 पनौतियों के साथ दर दर की ठोकरें खाएगी। सुमन के देवर सारी बातें सुनकर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। शिवांग, सुना है तूने? ये लोग भैया की दूसरी शादी के लिए भाभी को घर से निकालने की साजिश रच रहे हैं, वो भी सिर्फ 20 लाख रुपए के लिए। भाई, ये तो अनर्थ है। हमारे घर वाले कितने गिर सकते हैं, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हम ये नहीं होने देंगे। हमें कुछ न कुछ करके इन सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह नागिन चुपके से रसोई में जाती है। दूध के पतीले से मोटी मलाई उतार कर मजे से खा रही है। फिर जानबूझकर थोड़ा सा दूध फर्श पर गिरा देती है और शोर मचाती है। माँ, भैया, जरा देखो तो इस मलाई चोर को। क्या हुआ लाडो, क्यों गला फाड़ रही है? देखो ना माँ, तभी मैं कहूँ कि हमें चाय इतनी पतली क्यों मिलती है? भाभी सारा मलाई वाला दूध खुद पी जाती है, चोर कहीं की। नहीं माँ जी, मैंने तो मलाई छुई तक नहीं। अच्छा, तो क्या मैंने मलाई खाई? माँ देखो, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। करमजली कल्टा कलमोही, अभी तक तो तू हमारी छाती पर मूंग दल रही थी, अब चोरी भी करेगी? क्रांति देवी फिर से एक बार सुमन को चांटा मारती है और गुस्से में बड़बड़ाती हुई रसोई से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नागिन चुपके से भोला के पर्स से 100 का नोट निकालती है और सुमन को बड़ी बेटी सिद्धि के हाथ में थमा देती है। ले लाडो, ये ले पैसे, जा अपनी बहनों के साथ जाकर ढेर सारी चॉकलेट और चीज ले आ। बच्चियां खुश होकर बाहर से सामान ले आती हैं। तभी नागिन भोला को हाथ पकड़कर बाहर ले आती है। भैया,
देखो देखो अपनी लाडलियों को, हाथ में क्या है इनके? 100 रुपए का नोट। भाभी शर्म नहीं आती आपको? बच्चों को चोरी करना सिखा रही हो। मेरा 100 रुपए का नोट गायब है। सुमन, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पर्स से पैसे चुराए? नहीं जी, मैंने पैसे नहीं लिए। झूठ, सफेद झूठ बोल रही है भैया। एक तो ये 3 मनहूस पैदा कर दिए, ऊपर से उन्हें घर में डकैती डालना सिखा रही है। कल मोही हमारे घर को लूट लेगी तू, तेरे हाथ काट देने चाहिए। तू कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? क्रांति देवी फिर से सुमन के ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर देती हैं। यार अंकित, समझ में नहीं आ रहा है, 2 दिन से माँ और दीदी के अत्याचार ज्यादा ही नहीं बढ़ गए हैं? भैया मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है, ये दोनों मिलकर जरूर कुछ न कुछ बहुत बड़ा करने वाली हैं। अंकित और शिवांग दोनों को अपनी माँ और बहन पर शक होता है और अगले दिन की सुबह क्रांति देवी अचानक सोफे पर हाथ पैर पटकने लगती है। नागिन उनके पास बैठकर छाती पीट रही है। हाय राम, मैं तो मर गई रे, कोई बचाओ, मेरा जी घबरा रहा है, चक्कर आ रहे हैं। हे भगवान, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। हाय राम, माँ को क्या हो गया? माँ आंखें खोलो। अरे ओ कल मोही खड़ी खड़ी क्या तमाशा देख रही है? जा जाकर फ्रिज से ठंडा पानी लेकर आ, माँ की घबराहट बढ़ रही है। जी दीदी, अभी लाती हूँ। सुमन रसोई में भागती है और फ्रिज से पानी लेकर आती है। लीजिए माँ जी, पानी पीजिए। तू मुझे मारना चाहती, इतना खौलता हुआ पानी पिलाएगी इस हालत में? तू चाहती है मेरा दम निकल जाए? चाहे यहाँ से नास पीटी, अगर आज मेरी माँ को कुछ भी हुआ ना तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। अपने मायके से एक फ्रिज नहीं ला सकती तू? दीदी, मेरे माँ बाप के पास तो खाने को नहीं, वो फ्रिज कहाँ से देंगे? इसीलिए तो हमने भैया की शादी तुझसे की थी ना। दहेज दिया ना फ्रिज, बस ये 3 पनौतियां लाकर खड़ी कर दी। दीदी, शादी में पापा ने 5 लाख रुपए दिए तो थे। अच्छा, अब हमें 5 लाख का उल्हाना देगी? नकटे का खा लो, उकटे का कभी मत खाओ। आज तूने अपनी औकात दिखा दी, निकल जा मेरे घर से अपनी इन 3 पनौतियों को लेकर। नागिन सुमन का हाथ पकड़कर उसे घसीटती है। क्रांति देवी तीनों छोटी बच्चियों को गर्दन से पकड़कर धक्के मार रही है। चल निकल, चारों दफा हो जाओ यहाँ से। बुआ जी मत निकालिए, हमें डर लग रहा है। दादी जी छोड़ दीजिए। हट पीछे, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। सुमन और उसकी तीनों बेटियां सड़क पर गिर जाती हैं। वहीं घर के अंदर दोनों माँ बेटी जोर से हंसने लगती हैं। देखा नागिन, कैसा एक्टिंग किया मैंने। मान गए माँ, क्या नाटक किया आपने। अब आएगा मजा। अब लाएंगे भैया के लिए 20 लाख वाली नई दुल्हन। माँ देखो, दादी तो बिल्कुल ठीक है। देख लिया बेटा, देख लिया। इस घर में अब हमारी जगह नहीं, सिर्फ लालच की जगह। चलो यहाँ से। सुमन को निकालने के बाद शाम के समय नागिन और क्रांति देवी सोफे पर बैठकर बातें कर रही हैं। माँ, ये अंकित और शिवांग कहाँ मर गए जाकर? कहीं अपनी उस प्यारी भाभी के पीछे पीछे तो नहीं चले गए? अगर उसके पीछे गए होंगे तो इस घर की दहलीज दोबारा पार नहीं करने दूंगी। तभी अंकित और शिवांग घर में दाखिल होते हैं। उनके पीछे 2 लड़कियां हैं जिनका चेहरा घूंघट में है। माँ, हम आ गए। क्या बातें चल रही थी हमारे बारे में? आ गए? कहाँ मर गए थे तुम दोनों? अरे नहीं दीदी, हम तो आपके और माँ के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेने गए थे। गिफ्ट? ला ला दिखा, क्या गिफ्ट लाए हो? और मेरे लिए क्या लाए हो? श्रद्धा, कीर्ति, जरा अंदर आओ तो। देखो, माँ और दीदी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। श्रद्धा और कीर्ति घूंघट उठाए अंदर आती हैं। दोनों ने भारी साड़ियां पहनी हैं, गले में वरमाला है, हाथों में चूड़ियां, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है। ये क्या गोल खिला कर आए हो तुम दोनों? ये लड़कियां कौन है और ये गले में माला? तुम दोनों ने शादी कर ली? अरे क्या हो गया भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? ओ तेरी, ये क्या देख रहा हूं मैं? देखो जी, अपने इन सपूतों को देखो। हमारा सीधा सीधा 40 लाख का नुकसान करवा दिया इन्होंने। माँ, हमने क्या किया? अरे कमबख्त, तो तुम्हारी शादी कहीं और करते तो कम से कम 20-20 लाख का दहेज तो ले लेते। 40 लाख पर पानी फेर दिया तुम दोनों ने। सच में माँ, भैया भोला ही सबसे अच्छे हैं। कम से कम वो दोबारा शादी करके 20 लाख तो ला रहे हैं। क्या भैया दोबारा शादी कर रहे हैं? पर उनकी तो शादी हो चुकी है ना। हो गई थी, पर अब वो आजाद है। हमने उस कलमुही को घर से धक्के मार कर निकाल दिया है। क्रांति देवी और लालची राम पैसों के नुकसान की बात कर रहे हैं। श्रद्धा और कीर्ति एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। मम्मी जी, हम नई बहू हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे जा, वैसे ही इन दोनों कुलक्षणों ने बेड़ा गर्क कर दिया, अब क्या मेरी जान लोगी? अरे मम्मी जी, जान क्यों लेंगे, बस गृह प्रवेश करवाएंगे। करती हैं या नहीं, या दिखाएं हम अपना बहूपना? ए लड़की, अपनी जुबान संभाल, अभी एक हाथ पड़ा ना तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी।
जैसे ही लालची राम हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है, श्रद्धा झटके से पीछे कर देती है। ससुर जी, हाथ उठाने की गलती दोबारा मत करना। हम कोई अबला नारी नहीं है। जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट है हम दोनों। अगर दोबारा हाथ उठा तो आपकी वो हालत करेंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगी। अरे तुम अपने ससुर पर हाथ उठाओगी, बदतमीज लड़कियां। मम्मी जी, अगर आप ये सोच रही हैं कि हम आपसे पिटेंगे तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। भाग्यवान, ये कहां से उठा लाई ये दोनों? चलो यहाँ से, ये लड़कियां तो पागल है। देख लूंगी, तुम दोनों को इस घर में रहना है तो मेरी उंगलियों पर नाचना होगा। सास और ससुर गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ भागते हैं। चारों एक दूसरे को देखकर हाथ मिलाते हैं। मान गए तुम दोनों को, पहले ही बॉल पर छक्का मार दिया। माँ और बाबूजी की तो बोलती ही बंद हो गई। अंकित, ये तो बस शुरुआत है, इन्हें तो अभी बहुत कुछ झेलना बाकी है। सही कहा, अब असली बदला शुरू होगा। अगले दिन की सुबह नागिन तौलिया लेकर अपने अकड़ में बाथरूम की तरफ आ रही है। अरे दीदी, आप नहाने जा रही हैं? रुकिए, हमने आपके लिए पहले से ही बाल्टी भरकर रख दी है। बड़ी जल्दी समझ आ गई तुम्हें मेरी पसंद। ठंडा पानी भरा है ना, मुझे गर्मी में गर्म पानी बिल्कुल पसंद नहीं। अरे दीदी, आप खुद चेक कर लीजिए ना, देखो तो जरा। श्रद्धा और कीर्ति मिलकर नागिन का हाथ जबरदस्ती खोलते हुए पानी में डाल देती हैं। मर गई, जला दिया, छोड़ो मेरा हाथ, ये खौलता हुआ पानी है। माँ, भैया, बचाओ। क्या हुआ दीदी, जल रहा है? दर्द हो रहा है? नागिन अपना लाल पड़ा हुआ हाथ पकड़कर रोते हुए हॉल में भागती है, जहाँ क्रांति देवी और लालची राम बैठे हैं। माँ देखो, इन दोनों डायनों ने मेरा हाथ जला दिया। देखो माँ, कितना गर्म पानी था। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी लाडली बेटी का हाथ जलाया? अभी बताती हूँ तुम दोनों को। क्रांति देवी मारने के लिए हाथ उठाती हैं। मम्मी जी, हाथ नीचे। कल बताया था ना, जूडो कराटे एक्सपर्ट। अगली बार ये हाथ उठा तो हम ये भूल जाएंगे कि आप सास हैं। और ससुर जी, आप क्या देख रहे हैं? जाइए, पोछा उठाइए और पूरे आंगन की सफाई कीजिए। यहाँ पूरे दिन लुगाई पंचायत में ध्यान देना बंद कीजिए। क्या मैं पोछा लगाऊंगा? मैं देख रहा है शिवांग, अंकित, तेरी लुगाइयां मुझसे पोछा लगवाएंगी। हम क्या करें बाबूजी, जिस तरह माँ के सामने आपकी बोली नहीं निकलती, इस तरह हम भी अपनी पत्नियों के सामने नहीं बोल सकते। अरे ओ पंचायत के पुजारी जी, अब आप जाते हैं या हम आपको लेकर चलें? लालची राम डर के मारे पोछा उठा लेते हैं और पोछा लगाने लगते हैं। दोपहर का समय है। क्रांति देवी सोफे पर बैठकर अपनी किस्मत को रो रही हैं। श्रद्धा और कीर्ति मजे से चाय पी रही हैं। अरे ससुर जी, ये क्या कोना कोना छोड़ रहे हैं? ठीक से झाड़ू लगाइए। आप यहाँ बैठकर दिन भर पंचायत करते हैं ना, अब थोड़ा हाथ पैर भी चलाइए। अरे बहुत थक गया हूँ, अरे थोड़ा आराम तो कर लेने दो। आराम हराम है ससुर जी। ये लीजिए राशन की लंबी लिस्ट और ये झोला, पैदल जाइए और सारा सामान लेकर आइए। तुम लोग मेरे पति को नौकर बना रही हो। मम्मी जी, बुढ़ापे में अगर हाथ पैर ना चले तो जाम हो जाते हैं, है ना? और हाँ, श्रद्धा बात करते करते अचानक अपनी चाय क्रांति देवी की गोदी में गिरा देती है। हाय राम, जला दिया मेरी साड़ी। अरे मम्मी जी, खड़ी खड़ी क्या देख रही हैं? जाइए, जाकर कपड़े धोइए, सफाई पूरी बाकी पड़ी है। क्या क्या कहा तूने? धोने जाओ कपड़े? ठिकाने पर तो है दिमाग। आप नहीं तो कौन मम्मी जी? है कौन इधर? कीर्ति की बात सुनकर नागिन चुपचाप वहां से सरकने की कोशिश करती है। तभी अरे नागिन दीदी, रसोई में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं साफ करने के लिए और खाना भी बनाना है। 1 घंटे के अंदर सारा काम हो जाना चाहिए। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे काम करवाओगी? अच्छा, आप हमसे हिम्मत की बात कर रही हैं? कहें तो दिखाएं हम अपनी हिम्मत। श्रद्धा और दीदी अपना हाथ नागिन को दिखाने लगती हैं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, अभी जाती हूँ बस मैं। नागिन तुरंत रसोई में काम करने पहुंच जाती है। रात का समय है। माँ, बहुत भूख लगी है। वो शीना के साथ शॉपिंग कर करके मेरी टांगे टूट गई हैं। खाना लगा दो जल्दी। भैया, आपका खाना तो नहीं बना? क्या? खाना क्यों नहीं बना? क्या करती रहती हो तुम दोनों दिन भर? भैया, आप तो रोजाना अपनी नई मंगेतर से मिलने जाते हैं ना, क्या वो आपको खाना नहीं खिलाती? इतने अमीर बाप की बेटी है, कम से कम 1 वक्त का खाना तो खिला ही सकती है। वो किचन में काम नहीं करती? तुम दोनों का काम है खाना बनाना। चलो परोसो। श्रद्धा एक गरम समोसा उठाकर जबरदस्ती भोला के मुंह में ठूंस देती है। ये लीजिए, समोसा खाइए और जुबान कम चलाइए। अब से आपको खाना चाहिए तो बाहर से खा कर आइए। अरे मर गया। अरे तुम मुझे भूखा रखोगी? अरे क्यों? हम कौन होते हैं आपको खाना खिलाने और ना खिलाने वाले? आपकी लंदन वाली है ना, वही काफी है। श्रद्धा और प्रीति हर रोज भोला भंडारी को खाना खाने ही नहीं देती। और 3 दिन बाद दीदी, जेठ जी तो 3 दिन से भूखे हैं।
अभी तो बस शुरुआत है कीर्ति, आगे आगे देखो होता है क्या। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। श्रद्धा और कीर्ति ने पूरे परिवार का जीना हराम किया हुआ था। एक दिन भोला बेहाल गंदे कपड़ों में फूट फूट कर रोते हुए अंकित और शिवांग को अपनी कहानी सुना रहा है। अरे छोटे, मैं तो बर्बाद हो गया। जिसे मैं हीरा समझ रहा था वो तो पत्थर निकली। अरे वो मुझे अपने कुत्ते टाइसन से भी गया गुजरा समझती है। आज सुबह शीना एक हाथ में कुत्ते की चेन भोला को थमाती है और खुद अपने बॉयफ्रेंड रॉकी की कार में बैठकर चली जाती है। भोला डार्लिंग, रॉकी को पोटी करा देना और नहला भी देना। शीना, अरे मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। अरे कोई नौकर नहीं है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। ओह डार्लिंग, शादी के बाद तो ये सब तुम्हें ही करना है। वैसे मेरे गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, उन्हें लॉन्ड्री पर दे देना और मेक श्योर मुझे डिस्टर्ब मत करना। आज रात में रॉकी के साथ हूँ, डायसन का ख्याल रखना। क्या? अंकित, शिवांग, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। माँ बाबूजी चाहते हैं मैं उससे शादी करूं, लेकिन वो मेरी हालत नौकरों से भी ज्यादा बदतर कर देगी। अरे भैया, तो आप मना क्यों नहीं कर देते? अरे आज मुझे अपने कर्मों का अफसोस हो रहा है। मैंने माँ और दीदी के कहने पर बेचारी सुमन के साथ न जाने क्या क्या किया। पता नहीं वो जिंदा भी होगी या नहीं। और मेरी बच्चियां। भोला को अपने किए पर पछतावा होता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसी समय नागिन फर्श पर बैठी है। श्रद्धा और कीर्ति ने उसके सामने ढेर सारे गंदे कपड़े और बर्तन रख दिए हैं। दीदी, ये सारे कपड़े धोइए और रगड़ रगड़ के साफ करिए। मुझसे नहीं होगा, मेरी कमर टूट रही है। माँ बचाओ मुझे। चुप, आवाज निकाली तो याद रखना आज रात का खाना भी नहीं मिलेगा। नागिन डर की वजह से सारा काम करने लगती है। वही लालची राम जी रोज ही बर्तन मांज रहे हैं और सास खड़ी होकर देख रही है। ससुर जी, बर्तन चमकने चाहिए। और मम्मी जी, आप क्या देख रही हैं? जाइए चूल्हा जलाइए। आज हम लोग गैस की नहीं चूल्हे की रोटियां खाएंगे। लेकिन बहू बहुत गर्मी है, ऐसे में चूल्हे की रोटियां क्यों? क्या हुआ माँ जी, आपको भी गर्मी लगती है? वैसे अगर 2 दिन खाना पानी ना मिले तो कैसा लगता होगा? नहीं नहीं बहू, मैं भूखी नहीं रह पाऊंगी। अभी जाकर मैं चूल्हा जलाकर रोटियां बनाती हूँ। श्रद्धा और कीर्ति अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए इसी तरह उन्हें परेशान करती रहती है। कुछ दिन बाद नागिन बहुत सज धज कर बैठी है। उसके लिए नाश्ता आया है। देखिए भाई साहब, मेरी लाडो साक्षात लक्ष्मी है जो घर में आएगी खुशियां भर देगी। खुशियां तो भर देगी मम्मी जी, पर भाई साहब अगर दीदी ने शादी के बाद सिर्फ लड़कियां पैदा की तो आप इन्हें घर से तो बाहर नहीं निकालेंगे ना, क्योंकि हमारे घर में तो यही रिवाज है। इन्होंने अपनी बड़ी भाभी को 3 बेटियों की वजह से धक्के मारकर सड़क पर फेंक दिया था। क्या बहू को घर से निकाल दिया बेटियों की वजह से? हाँ, और इतना ही नहीं, ये अपने बड़े बेटे की दूसरी शादी भी 20 लाख रुपए के लालच में करवा रहे हैं। अरे आप लोग अपने बेटे को 20 लाख रुपए में बेच रहे हैं और हमारे लड़के से बिना दहेज के रिश्ता जोड़ने चले थे। नहीं, ये सब झूठ बोल रही है, ये हमें फंसा रही है। झूठ? दीदी, अभी मोहल्ले वालों को बुलाऊं क्या? जी, ऐसी सोच वाले लोगों के यहाँ हम पानी भी ना पिए। चलो जी यहाँ से। लड़के वाले रिश्ता ठुकरा कर चले जाते हैं। नागिन जमीन पर बैठकर सिर पीट रही है। तुमने मेरा रिश्ता तोड़वा दिया, मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। हमने नहीं दीदी, आपके अपने कर्मों ने आपका रिश्ता तोड़ा है। अब देखिए मम्मी जी, जब तक 20 लाख नहीं होंगे आपके पास, आपकी लाडो कुंवारी बैठी रहेगी। तीनों मातम मना रहे होते हैं। दोपहर में क्रांति देवी सोफे पर बैठी गर्मी में बेहाल है। उसका गला सूख रहा है। बाहू, बहुत प्यास लगी, थोड़ा ठंडा पानी पिला दे, जी घबरा रहा है मेरा। अरे मम्मी जी, ये लीजिए पानी पीजिए। श्रद्धा जबरदस्ती क्रांति देवी के मुंह से लोटा लगा देती है। जल गई, मेरा मुंह जल गया। तुम मुझे मार डालना चाहती हो? अरे मम्मी जी, अभी तो सिर्फ गर्म पानी पिया है, अभी तो गरम गरम खाना बाकी है। कीर्ति जबरदस्ती एक चम्मच गरम सब्जी उनके मुंह में ठूसने की कोशिश करती है। क्रांति देवी छटपटा जाती हैं। बहू, मेरा सिर फटा जा रहा है, 1 कप कड़क चाय पिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ये लीजिए मम्मी जी, आपकी स्पेशल चाय। ये क्या है, तो बर्फ जैसी ठंडी है, चाय भी कहीं ठंडी पी जाती है। क्यों मम्मी जी, इतनी गर्मी में आपको गर्म चाय कहाँ अच्छी लगती है? आप तो ठंडी चीजें पसंद करती हैं ना। अब चुपचाप ये ठंडी चाय पीजिए, वरना कल से ये भी नसीब नहीं होगी। मुझे माफ कर दो, मैं समझ गई ये सब मेरे पापों का फल है। तभी भोला घर के अंदर लड़खड़ाते हुए आता है। उसके गाल पर थप्पड़ का लाल निशान है। वो बुरी तरह से रो रहा है। अरे माँ, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अरे वो शीना तो कलंकिनी निकली। उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा और अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। क्या? अरे बेटा, क्या हुआ? तू उदास क्यों है?
जल्दी से शादी की तारीख पक्की कर, हमें तो उन 20 लाख रुपयों से मतलब है। एक बार पैसे आ जाएं फिर हम चैन से रहेंगे। अरे कौन से 20 लाख माँ, आपको अपने बेटे से ज्यादा पैसों की पड़ी है। छी, अरे नहीं करनी मुझे वो शादी। क्या मैं आपको कोई सामान दिखता हूँ जिसकी आप बोली लगाते हैं? अरे पर वो तो रईस खानदान की है। अरे खाक रईस है वो। अरे वो मुझे इंसान नहीं कुत्ता समझती है, मेरे सामने ही उसके साथ गुलछर्रे उड़ाती है। भोला गुस्से में दनदनाता हुआ अपने कमरे में चला जाता है और अपना बैग पैक करने लगता है। तभी कमरे के बाहर से सास, ससुर और नंद आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। अरे माँ, हमने बेकार में सुमन को निकाला, कम से कम वो काम तो करती थी। पता नहीं वो और उसकी 3 पनौतियां जिंदा भी होंगी या नहीं। मम्मी जी, हमने आपकी सारी सच्चाई इस फोन में रिकॉर्ड कर ली है। कैसे आपने भाभी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया और घर से निकाला। और रिकॉर्डिंग सिर्फ हमने ही नहीं सुनी, बल्कि पुलिस भी आ रही है। तभी बाहर सायरन बजता है और 2 पुलिस वाले अंदर आते हैं। क्रांति देवी, नागिन और लालची राम कौन है? दहेज उत्पीड़न के जुर्म में आप सबको थाने चलना होगा। नहीं पुलिस नहीं, बहू हमें बचा लो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सुमन को वापस ले आएंगे, बस पुलिस को वापस भेज दो। जब पुलिस क्रांति देवी को पकड़ने लाती है तो वो एकदम पागलों की तरह घर के अंदर भागती है और एक हाथ में शीशी लेकर बरामदे में खड़ी हो जाती है। बस अब बहुत हो गया, मैं जेल नहीं जाऊंगी, आज मैं अपनी जान दे दूंगी। क्रांति देवी शीशी मुंह से लगाने की कोशिश करती है। अरे साहब, ये सब इन दोनों की गलती है, मुझे तो इन्होंने ही उकसाया था, मेरा इस सबसे कोई हाथ नहीं है। मुझे भी इस घर में नहीं रहना, माँ ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट की थी, माँ के लालच ने मुझे अंधा कर दिया, मुझे माफ कर दो। क्रांति देवी और लालची राम घुटनों के बल बैठकर नई बहुओं के पैरों में गिर जाते हैं। हमारे पैर में गिरकर क्या होगा मम्मी जी? अगर असलियत में पछतावा है तो उनके पैरों में गिरिए जिनका घर आपने उजाड़ा है। भाभी आप अंदर आ जाइए। सुमन अपनी 3 बेटियों के साथ अंदर आती है। भोला उन्हें देखते ही उनके पैरों में गिर जाता है। सुमन मुझे माफ कर दो, मैं उस 20 लाख की चकाचौंध में अंधा हो गया था। माँ, बाबूजी, आपने मुझे जिस लड़की के हाथों बेचना चाहा था वो मुझे इंसान तक नहीं समझती थी। जब से तुम गई थी मुझे एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं हुआ। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। सुमन चलो, अब हम अपना अलग घर बसाएंगे। माँ, अब बहुत देर हो चुकी है, हम दोनों भी ये घर छोड़कर जा रहे हैं। हमें ऐसी माँ के साथ नहीं रहना जिसकी वजह से हमारे घर की लक्ष्मी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। बेटा रुक जाओ, मैं सुधर जाऊंगी, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी। और हाँ मम्मी जी, ये कोई पुलिस नहीं थी, ये सब नाटक था आपकी अकल ठिकाने लगाने के लिए। पर अब आपके बच्चे आपसे अलग रहेंगे ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हर रोज हो। उसी समय घर के बाहर एक गाड़ी रुकती है और श्रद्धा और कीर्ति के पिता अंदर आते हैं। अब बहुत हुआ बेटियों, तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब ड्रामा बंद करो और अपने घर चलो। कौन है आप और ये लड़कियां आपके साथ क्यों जा रही हैं? मम्मी जी, ये हमारे असली पिता हैं और हम आपकी बहुएं नहीं, आपके बेटों की कॉलेज मेट्स हैं। जब अंकित और शिवांग ने हमें बताया कि आप लोग बड़ी भाभी को दहेज और बेटियों के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं तो हमने उनकी मदद करने का फैसला किया। हमने ये नाटक इसलिए रचा ताकि आप लोगों को एहसास हो सके कि आप क्या खो रहे हैं। जैसे ही लड़कियां अपने पिता के साथ बाहर जाने लगती हैं, अंकित और शिवांग दौड़कर उनका हाथ रोक लेते हैं। रुको श्रद्धा, माना कि ये सब एक नाटक से शुरू हुआ था, लेकिन इस दौरान हम सच में तुमसे प्यार करने लगे हैं। क्या तुम सच में मेरी जीवन संगिनी बनोगी? कीर्ति, हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें इस घर में नहीं रखेंगे जहां औरतों की इज्जत नहीं होती। हम अलग रहेंगे जहां सिर्फ प्यार और सम्मान हो। मुझे अंकित और शिवांग पर पूरा भरोसा है। अगर मेरी बेटियां राजी हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तीनों भाई भोला, अंकित और शिवांग अपने अपने बैग लेकर बाहर निकलते हैं। क्रांति देवी, लालची राम और नंद अकेले खड़े रह जाते हैं। माँ जी, आज मेरा मन भर आया है। मुझे दुख नहीं है कि मैं घर छोड़ रही हूँ, मुझे खुशी है कि मुझे ऐसी देवरानियां मिली। सुमन श्रद्धा और कीर्ति के गले लग जाती है। माँ जी, मुझे ऐसी देवरानियां कहाँ मिलेंगी जहाँ देवरानियां अपनी जेठानी का बदला लेने के लिए पूरे ससुराल से भड़ गईं। भगवान ऐसी देवरानियां हर किसी को दे। और क्या आप लोगों के पास भी हैं ऐसी देवरानियां? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी कहानी में आगे क्या हुआ तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। तीनों जोड़े अपनी बेटियों को लेकर घर से बाहर निकलते हैं। क्रांति देवी अकेलेपन में फूट फूट कर